हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम सितंबर 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी तक जो चीज़ें हैं उनको पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य को, यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ को। तो लास्ट मंथ में क्या क्या इकोनॉमिक न्यूज़ में रहा है वो हम देखेंगे। तो देखिए, 5 टॉपिक से आपको टोटल पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। जैसे फर्स्ट आपको पढ़ना है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसको बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। फिर देखिए सेकेंड जो न्यूज़ है वो आपकी है लघु वित्त लघु ऋण को लेकर के, लघु कृषि ऋण को लेकर के। उसमें सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन जो सरकार देती है, ब्याज अनुदान जो देती है, उसको भी सरकार ने बढ़ाया है। फिर देखिए फॉर्चून की एक लिस्ट जारी हुई है, उसको पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि बांग्लादेश के साथ में एक समझौता किया गया है पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर के। और एक है लास्ट न्यूज़ जो है कि भाई भारत में राजमार्गों को कितना एक्सटेंड किया गया है 2025 तक, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ये फर्स्ट स्कीम है हमारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो देखिए ये जो स्कीम है ये आज की नहीं है, ये जब कोरोना आया था तो उस समय जो हमारे कई सारे सेक्टर्स थे, जैसे कि टूरिज़्म का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी के होटल्स वगैरह हैं, आपको मालूम है कि पिक्चर हॉल, होटल्स वगैरह ये सब बंद हो गए थे। तो इनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, दोबारा से शुरू करने के लिए उनको जो अनुदान सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके तहत सरकार ने क्या किया कि कुछ एक अमाउंट जो है अपनी तरफ से डिसाइड किया कि भाई इतना अमाउंट जो है इस सेक्टर को वापस से रिवाइव करने के लिए, वापस से इनका पुनरुद्धार जो आप कह सकते हैं, उसके लिए जो है इनको दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में देखिए कि इस स्कीम के अंदर जो इनकी क्रेडिट लाइन थी उसको 50,000 करोड़ की जो है उसमें वृद्धि की गई है। यानी कि पहले ये 4.5 लाख करोड़ की स्कीम थी और अब इसमें जो है अब इसको बढ़ा करके 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो इसको मंजूरी दी गई है, जो हमारा सेंट्रल कैबिनेट है उसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। और बेसिकली इसमें यह भी कहा गया है कि हमारा जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि आतिथ्य वाला जो सेक्टर है उसमें जो उद्यम लगे हुए हैं उनको जो है इनके रिवाइव करने के लिए, उनको एक पुश देने के लिए जो है इस स्कीम को जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। इसमें जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया गया है। फिर देखिए इस स्कीम की जो वैधता है वो आपकी 31 मार्च 2023 तक है। ऐसा नहीं है भाई आजीवन आपको हम पुश देते ही रहेंगे, सरकार के द्वारा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसके एक डेडलाइन है कि 31 मार्च 2023 तक जो है ये फंडिंग जो है सरकार के द्वारा इस सेक्टर को की जाएगी। तो इसी के बारे में है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो आपका है लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज अनुदान जो है वो सरकार के द्वारा मंजूर हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है। एक तो लघु अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई किसान ऋण लेता है, और दूसरा कृषि ऋण है, सिर्फ कृषि सेक्टर के लिए है ये। तो जो कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि या उससे संबद्ध जो गतिविधियाँ हैं, जैसे कि पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इनमें जो किसान लगे हुए हैं उन्हीं को जो है ये ब्याज अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। और इसमें भी देखिए कि आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप 3 लाख तक का ऋण लेते हैं तो आपके 7% ही इंटरेस्ट रेट लगेगा एक पूरे साल का। उसके अलावा 1.5% सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। और फिर एक चीज़ और है कि अगर आप जो है इसमें अगर शीघ्र अदायगी करते हैं तो शीघ्र अदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है 3% का अनुदान जो है वो अतिरिक्त जो है वो किसानों को दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, जो लघु अवधि के लिए जो कृषि ऋण लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। फिर देखिए फॉर्चून ने एक ग्लोबल 500 की सूची जो है वो जारी की है। तो देखिए ये जो फॉर्चून कंपनी है ये एक बिज़नेस मैगजीन है बेसिकली, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ये क्या करती है कि भाई किस कंपनी का कितना राजस्व है, कितना इसका टर्नओवर है, कितना रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है, उस आधार पर बड़ी बड़ी कंपनियों को ये लिस्ट करती है। तो 500 ऐसी बड़ी कंपनियां पूरे वर्ल्ड की इसने लिस्ट की है। तो आपको जाहिर सी बात है कि इसमें अमेरिका की सबसे ज़्यादा कंपनियाँ होंगी ही। तो देखिए सबसे ज़्यादा कंपनियाँ इसमें चाइना की 3 हैं और अमेरिका की 2 हैं। तो टॉप में अगर आप देखेंगे तो टॉप में चाइना की 3 है और अमेरिका की 2 कंपनियों ने इसमें स्थान बनाया है। हालांकि जो अमेरिका की कंपनीज़ है वो टॉप में आने वाली हैं, जैसे कि वॉलमार्ट है वो अमेरिका की है तो फर्स्ट नंबर पे वो आती है। सेकंड अमेजन है जो कि अमेरिका की है। फिर उसके बाद में तीनों चाइना की है, एक तो स्टेट ग्रिड, फिर है चाइना नेशनल पेट्रोलियम और फिर है सिनोपैक ग्रुप। अगर भारत की बात करें, देखिए इन 5 के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए कि हाल ही में फॉर्चून 500 की जो सूची जारी की गई उसमें शीर्ष पर आने वाली कंपनियाँ कौन सी है, या शीर्ष 5 में आने वाली कंपनियाँ में से कौन सी नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर देखिए क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्टी लेवल जब इंक्रीज़ करना होता है तो वो करंट के नाम पे इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बनाने को कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो फिर देखिए आगे भारत की जो कंपनियाँ हैं तो उसमें 9 कंपनियाँ जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि सरकारी कंपनियाँ हैं और 4 जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनियाँ इसके अंदर दे रखी हैं। तो देखिए कौन कौन सी है, सबसे जितनी बड़ी कंपनियों के नाम आपको याद आते हैं वो सारा एक बार याद कर लीजिए। एक तो LIC है,
जिसको कि 98th पोजीशन इसमें मिला है। पोजीशन सबकी याद नहीं रखनी है, लेकिन एक मोटा दिमाग में आप याद रखिएगा कि क्या क्या इसमें है। फिर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ONGC है, भारतीय स्टेट बैंक है, और फिर लास्ट में आती है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर आप देखेंगे कि जो प्राइवेट में है वो है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और एक है राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये जो है इन कंपनियों को भारत की 9 कंपनियों को 500 के अंदर स्थान जो है वो मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमारे आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ में समझौता किया गया है। सो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए हाल ही में किसके साथ में MOU जो है वो भारत सरकार ने साइन किया है। तो बांग्लादेश के साथ में ये साइन किया गया है। और देखिए इसका पर्पस यही है कि अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पेट्रोलियम के उत्पाद अगर चाहिए हों तो वो इंडिया के अंदर आने के लिए बांग्लादेश का रास्ता जो है वो चुना जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपको बांग्लादेश की लोकेशन पता है तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वहाँ से उसका बॉर्डर सबसे ज़्यादा जो है वो टच करता है। तो यहाँ देखिए कि इस MOU का उद्देश्य बांग्लादेश के क्षेत्र के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन ढुलाई को संभव बनाना है। इससे क्या करेंगे ये लोग कि असम से पेट्रोलियम टैंकर मेघालय और फिर बांग्लादेश के क्षेत्र से होते हुए त्रिपुरा में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंटर जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर पूरा किया गया है इस MOU के माध्यम से। फिर देखिए IOCL जो है वो इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार है। प्रशासनिक शुल्क और स्थानीय कर जो होगा वो IOCL के द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ध्यान रखिएगा किसके साथ में जो है ये साइन किया गया है। तो ये बांग्लादेश के साथ में साइन किया गया है। तो देखिए लास्ट जो बड़ी खबर है वो ये है कि वर्ष 2025 तक भारत के अंदर 1.8 लाख किलोमीटर का राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो बनाए जाएंगे। अब ये कौन कह रहा है? तो ये जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ इंडिया नाम की जो एक रिपोर्ट है उसके द्वारा उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि भारत जो है 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन्स जो है उसको अतिरिक्त रूप से बिछा देगा। तो ये एक हमारे तरीके से तो अगर देखें तो एक डेवलपमेंट की निशानी है कि हम इतना जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। तो एक रिपोर्ट है जिसमें ये चीज़ें कही गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें कि रेलवे नेटवर्क जो है 1950 में हमारे देश में जो है सिर्फ 10,000 किलोमीटर की थी लाइनें, और जो है 2025 तक अनुमान लगाया है कि ये 1.2 लाख किलोमीटर तक जो है वो पहुँच जाएगी। अभी जो लास्ट जो अनुमान था उसमें कहा गया कि 63,000 किलोमीटर की बन चुकी है। तो ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्तरोत्तर कितनी बढ़ोतरी जो है वो इसके अंदर हो रही है। तो देखिए ये कह रहा है कि 10 सालों में 133% की ज़बरदस्त वृद्धि जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों में देखने को मिलेगी। तो ये एक अनुमान है इसका। फिर देखते हैं शॉर्ट न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, शॉर्ट न्यूज़ जो है उसमें देखिए एक 2G इथेनॉल प्लांट जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यानी कि एक 2G इथेनॉल प्लांट, यानी 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन, जहां पर के इथेनॉल बनाने के लिए खाद्य पदार्थों का यूज़ किया जाएगा। तो जो खाद्य पदार्थ है यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है? तो चावल की जो भूसी होती है जिसको पराली हम बोलते हैं, उसका जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा जैव ईंधन दिवस आता है 10 अगस्त को, तो उसी दिवस के अवसर पर पानीपत हरियाणा के अंदर जो है ये एक संयंत्र जो है देश को समर्पित किया गया है। तो ये एक तरीके से जो है जो क्या कहते हैं उसको, पॉल्यूशन फ्री जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसकी तरफ बढ़ने का एक हमारा कदम है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे कार्ड टोकनाइजेशन को लेकर के। इसमें क्या है तो देखिए फ्रेंड्स, जो कार्ड टोकनाइजेशन स्कीम है इसको सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। जो लोग भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट करते हैं तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो, हैक ना हो, तो उसके लिए इस कार्ड टोकनाइजेशन को RBI के द्वारा अपनाया गया था और इसके लिए गाइडलाइंस जो जारी की गई थी और बैंकों को कहा था कि आप इसको अपनाएं। तो उसकी जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा करके भी सरकार ने अभी 30 सितंबर 2022 कर दिया है। इससे पहले जून में ही इसको अपनाना था। तो देखिए टोकनाइजेशन के जरिए क्या होगा कि कार्ड टोकनाइजेशन देखिए क्या है कि कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक अल्टरनेट कोड यानी कि टोकन जनरेट किया जाता है। यह टोकन ग्राहक की जानकारी का खुलासा किए बिना पेमेंट करने की अनुमति देंगे और टोकनाइजेशन सिस्टम का उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को जो है वो रोकना है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर इतना ही बन सकता है कि टोकनाइजेशन के बारे में क्या समझते हैं, तो ये इसके बारे में चीज़ है। फिर देखिए एक्सिस बैंक और FCI के मध्य एक समझौता हुआ है और ये बेसिकली जो
जो एफसीआई में कार्य करने वाले जो कर्मचारी वगैरह हैं, तो उनके सैलरी अकाउंट से रिलेटेड है। एक अल्टीमा सैलरी पैकेज नाम की जो सर्वोच्च कोटि का सैलरी अकाउंट होता है, उसको लेकर के दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो इससे क्या होगा कि एफसीआई के जो भी कर्मचारी हैं, उनको विशेष लाभ और सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये थोड़ा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली सी चीज़ है बस। फिर देखिए, कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार दिया गया है। तो आप जानते हैं कि कृषि अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए जब बैंकों के द्वारा लोन दिए जाते हैं, तो कौन सी बैंक ने अच्छे लोन दिए, ज़्यादा दिए, या किसके ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, उस आधार पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बैंक है एसबीआई। सेकेंड जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और जो आवेदक हैं उनको मंजूर करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सब्जियों के लिए एक इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, और वो स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के चंदौली में। चंदौली जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है, और वहाँ पर मुफीद जगह है वेजिटेबल्स के लिए, इसीलिए वहाँ पर एक इजराइल की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया गया है। बस इतना ही, इसको आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर देखिए, ये रेपो रेट ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर देखिए, ये क्या है, उम्मीद मार्केट प्लेस के बारे में। तो देखिए, ये जो उम्मीद मार्केट प्लेस है, ये एक आउटलेट है जो कि जो अवसर योजना है उसके तहत बनाए गए हैं। तो एयरपोर्ट्स जो है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा, जहाँ पर 20 जिलों के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको जो है वहाँ पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इससे जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के जो स्वयं सहायता समूह की स्थानीय कला और कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा, और स्थानीय उत्पादों और ग्राहकों तक सीधे पहुँच बनाने में जो है वो सफलता प्राप्त होगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अवसर योजना का संबंध कहाँ से है, और ये उम्मीद मार्केट प्लेस कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का ये है। फिर देखिए कि मिथिला के जो मखाने हैं उनको जीआई टैग मिला है। मखाने आपने देखे होंगे जो वाइट कलर के, जो हम पूजा में जिसको यूज़ लेते हैं, मीठे वाले नहीं, जो फीके वाले आते हैं। तो ये मिथिला के अंदर यानी बिहार के अंदर 80% प्रोडक्शन जो होता है वो इन मखानों का होता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये बीज से आता है, फिर उसको जो है क्या कहते हैं उसको, चूल्हे के अंदर जो होता है, वो जो आग होती है उसके अंदर डाल के और फिर इसको जो है फुलाया जाता है। तो ये जो है इसको मखाना कहते हैं, और इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहली चीज़, ये जीआई टैग क्या होता है, तो देखिए भौगोलिक संकेतक एक ऐसी जो है, उससे जो भी प्रोडक्ट होता है वो जिस क्षेत्र का होता है उसी से उसकी पहचान जो है सुनिश्चित की जाती है, ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने भुजिया बना करके और यहाँ से कि भाई जयपुरी भुजिया, हालांकि वो है पूरा का पूरा जो है वो बीकानेरी है प्रोडक्ट, लेकिन हम उसको जो है अलग से पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, तो वो नहीं उसमें संभव हो पाता है। उस स्थानीय कला को जो है पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। जैसे पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, और जो है कलमकारी जो है आपने सुनी होगी डिज़ाइन, मिथिला की पेंटिंग्स आपने सुनी होगी, मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आपने सुना होगा। तो वो उस क्षेत्र से ही संबंधित है और उसी क्षेत्र से उसका पहचान होनी चाहिए, इसीलिए जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। इसके ऊपर आई थिंक एक क्वेश्चन भी आया था हमारे 2021 में, कड़कनाथ के ऊपर आया था, तो वो मुझे ध्यान आ रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जीआई टैग क्या होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है वो है स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा जो है केपीआईटी सीएसआईआर के द्वारा विकसित इस पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल जो होता है उससे बनी हुई जो बस है उसका शुभारंभ पुणे में किया गया है। और देखिए एक पहली चीज़ तो ये हाइड्रोजन से जो भी चीज़ बनती है तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, H2O होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तो है ही, उसके अलावा पर्यावरण अनुकूल भी होती है। और यही उद्देश्य है जब हम पेट्रोलियम या डीजल के किसी भी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं तो उसका यही मकसद होता है कि हम पॉल्यूशन फ्री चीज़ को चुन सकें। तो ये स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल बस है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है, पुणे में किया गया है, बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं सुपर वासुकी क्या है। सुपर वासुकी देखिए दक्षिण पूर्व जो मध्य रेलवे है उसने स्वतंत्रता दिवस में, यानी जो अभी 75वीं वर्षगांठ थी, उसमें एक स्पेशल जो है फ्रेट ट्रेन चलाई थी। फ्रेट यानी कि जो माल ढुलाई वाली ट्रेन होती है उसको फ्रेट ट्रेन कहते हैं, उसको जो है वो स्टार्ट किया है। और इसमें कितने वैगन्स हैं ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है इतना ध्यान रखिएगा कि सुपर वासुकी क्या है, तो एक ट्रेन है जिसको कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो है वो चलाया गया है। और ये भी कहा गया है कि इसमें ये अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वो है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपने जैव ईंधन नीति के बारे में पढ़ा होगा कि राष्ट्र की जैव ईंधन नीति जारी हो चुकी थी 2025-26 तक के लिए। उसमें जो है 20% एथेनॉल मिश्रण का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले ये लक्ष्य 10% का था, लेकिन ये 10% अचीव हो चुका है, इसलिए संशोधित करके अब इस लक्ष्य को 20% कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि हाल ही में जो आपकी जैव ईंधन नीति है उसमें संशोधित लक्ष्य रखा गया है कि भाई हम जब हमारा ईंधन है उसमें 20% एथेनॉल का मिक्सचर करेंगे। पहले ये 10% ही हुआ करता था। फिर देखिए गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो जारी की है। आपको पता है यूक्रेन से जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो हमारे सेमीकंडक्टर्स और जो है इसकी भी दिक्कत देखने को मिली थी। तो उसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 तक घोषणा की गई है, लेकिन ये गुजरात सरकार के द्वारा की गई है, भारत सरकार के द्वारा नहीं, गुजरात सरकार के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसी नीति सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो जारी की है। फिर देखिए अफ्रीका का एक देश है जिम्बाब्वे, और वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी जो है वो गिरने की स्थिति में है। इसीलिए उसने जो है एक सोने का सिक्का लॉन्च किया है, नया सिक्का जो है लॉन्च किया है। उस सोने के सिक्के का नाम है मोसी ओ दुनिया, ये इसका नाम है, थोड़ा सा अजीब है तो ध्यान रखिएगा। मोसी ओ दुनिया क्या है, आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द क्या है आखिरकार, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है जिम्बाब्वे में जो है एक गोल्ड कॉइन जो है जारी किया है ताकि वहाँ जो इकोनॉमी गिर रही है उससे निपटा जा सके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी हुई है, ये इतना ध्यान ना भी रहे तो नाम आप ध्यान रखिएगा, मोसी ओ दुनिया के है। तो जिम्बाब्वे देश में अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाने के लिए एक गोल्ड कॉइन्स जो है वो जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आर्थिक परिदृश्य। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको जैसा भी लगे आप कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।